हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 एमसीक्यूज की जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोगों ने 90% स्कोर आपका टारगेट रखा हुआ है 2020 और 2021 में होने वाले जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, इन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिट्स देने वाला है ये पूरी की पूरी सीरीज। अगर अभी तक आप लोगों ने इसे पूरी फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है आप सभी को इससे। और अगेन मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अभी तक हम लोगों ने टोटल 62 पार्ट्स कवर किए जा चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 63, जो अगेन काफ़ी बेनिफिट देगा आप सभी को आपके एग्जाम के रिगार्डिंग में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में है, द कंपटीशन एक्ट 2002 सिक्स द रेगुलेटर। क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा 2002 में जो प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन एक्ट 2002 आया हुआ था, उसके अनुसार में यहाँ पर जो दिया हुआ है उनमें से कौन सा प्रयास जो है वो विनियमित किया गया था, मतलब उसमें लगाया गया था। बेसिकली ये पूछा जा रहा है आपसे। चूज करके बताइए क्या है इसका राइट आंसर। देखो, मैं राइट आंसर की बात करूं डायरेक्टली, तो इसमें बात हुआ था एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट के बारे में बात हुआ था, और मर्जर और अमलगमेशन के बारे में बात हुआ था, क्योंकि इन दोनों से जो कंपटीशन है वो काफ़ी हेल्दी बन सकता है। मर्जर और अमलगमेशन के थ्रू में कोई छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी एक्वायर करके कंपटीशन और अच्छे से ग्रो कर सकती है, और एंटी कंपटीशन से यानी कि एक साफ सुथरी कंपटीशन क्रिएट करके प्रॉपर काम हो सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें ए और बी दोनों चूज किए जा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द टाइम लिमिट फॉर फिलिंग अ कंप्लेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हमें बताना है कि जो हमारे पास 1986 में जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया हुआ था, उसके तहत में अगर आपको किसी जिला स्तर पर कोई आपको कंप्लेन लॉन्च करवाना है, कंप्लेन दर्ज करवाना है, तो आपके पास टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, या फिर देर इज नो सच लिमिट ऑफ टाइम, यानी ये कोई टाइम लिमिट नहीं है भैया, जब तक मन है तब तक करो। चलिए चूज कीजिए राइट आंसर क्या है। जी हाँ, जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है, यानी कि 2 साल तक का हमारे पास टाइम होता है हमें अपने कंप्लेन को लॉन्च करवाने का, कंप्लेन दर्ज करवाने का। क्लियर ये चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी कि FIPB, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1991 में। क्या पूछा जा रहा है? रिमैप द रूल्स एंड रेगुलेशन परमिटिंग टू। हमें बताना है कि इसके अनुसार से हमें किन चीज़ों के रूल रेगुलेशंस दी गई है, या फिर किन चीज़ों के हिसाब से इसमें काम होता है। बेसिकली ये किस चीज़ को देखती है? तो ये बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देखती है। किसको देखती है? देखो, यहाँ पर हम बहुत बार अकाउंटिंग फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं, तो हमें क्या लगता है कि ये दोनों सही होंगे। इन्वेस्टमेंट बाई NRI भी लिखा हुआ, तो कहीं ना कहीं हम पूरे विदेशी वाली चीज़ फीलिंग आ जाती है, और ज़्यादातर लोग यहाँ पर डी नंबर में चूज कर लेते हैं, बट ये राइट आंसर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देती है, ना कि इन्वेस्टमेंट बाय NRI को देखती है, और ना ही ये किसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखती है। इसका काम क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर नजर रखना, उसी को ये मेंटेन करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप ये चीज आप सभी के क्लियर हुए होंगे। यहाँ पर आप सभी ने गलती किए होंगे, मे बी ऐसा चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the legislation do not form part of the legal environment of business in India। हमें बताना है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन जो लॉ रूल रेगुलेशंस है, उसके अनुसार कौन सा लेजिस्लेशन, यानी कि यहाँ पर जो रूल रेगुलेशंस है, व्यापार से संबंधित नहीं रखता है, आपको ये बताना है। ठीक है। देखो, पहली चीज बात करूं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स की बात करूं, जो कि एक्ट आया था 1940 में। जी हाँ, ये बिजनेस के रूल रेगुलेशंस को ध्यान देती है कि बिजनेस का रूल रेगुलेशंस आपके किस तरह की चीजें इस्तेमाल कर रही है, कौन सी चीजें नहीं इस्तेमाल करनी है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा है द प्रोविजन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। देखो, ये जो चीज थी ये बिजनेस को नहीं देखती थी, ये बेसिकली आपके हेल्थ मिनिस्ट्री और फैमिली वेलफेयर, ये इसको रिप्रेजेंट करती है। तो अगेन ये बिजनेस का पार्ट तो है नहीं, तो राइट आंसर हमारे पास बी हो सकता है। बट हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखो, अगेन ये भी बिजनेस को नहीं रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी गैर कानूनी चीजें जो भी गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है, आपको उन सब चीजों की प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, ताकि आप मोनोपोलिस्टिक क्रिएट ना कर सको। तो अगेन ये दोनों चीजें बिजनेस से जुड़ी हुई नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी होगा हमारे पास, जो कि डी नंबर है।
क्लियर है यहाँ पर आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी सीरीज का, क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट दैट सपोर्ट द इमीडिएट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एन एस्टिमेटेड लॉस? हमें बताना है कि वो कौन सी अवधारणा या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा रूल रेगुलेशंस है जो हमें होने वाले जो लॉसेस होते हैं उनको पहचान कर उसको लॉस को एक्वायर करने के, मतलब उसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की इजाजत देता है। अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बहुत फेमस क्वेश्चन है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिसे कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट के नाम से भी आप लोग जानते हैं। दूसरा नाम भी याद रखना है, कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट, और दूसरा नाम है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपने इसमें अच्छे स्कोर किए होंगे। कोई भी इशू होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर क्विज अटेम्प्ट करना स्टार्ट नहीं किया, फटाफट जाओ क्विज अटेम्प्ट करो और अपनी एक्यूरेसी चेक करो। चलो अगेन आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।